नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो सारा मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बूस्टर अकेडमी की जो नई बुक अभी मार्केट में आई है, राजस्थान की राजव्यवस्था, उससे सारा कंटेंट लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यपाल। जो राजस्थान की राजव्यवस्था है उसमें राज्यपाल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। कई बार क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया गया इस बुक में कि भारत में है जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। आपको पता ही है कि संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर शासन संचालित किया जाता है, एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर होता है उसको केंद्रीय कार्यपालिका बोलते हैं और राज्य स्तर पर होता है उसको राज्य की कार्यपालिका। जो राज्यपाल है उसका संविधान में उल्लेख भाग 6 है, उसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक किया गया है। 152 से 167 तक इसका उल्लेख मिलता है। राज्य कार्यपालिका होती है, उसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत एक तो राज्यपाल, राज्य मंत्री परिषद होता है, मुख्यमंत्री और राज्य महाधिवक्ता, इनको राज्य की कार्यपालिका है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण में 30 मार्च 1949 का वो दिन था जिस दिन राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में जो बना था, उनकी सिफारिशों के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरमुख निहार सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने हैं। ये क्वेश्चन RS परी में पूछा गया है कि जो राज्यपाल का पद है वो राजस्थान में किस डेट से लागू हुआ था। तो ये 25 अक्टूबर 1956 की डेट थी। इस क्वेश्चन पे काफ़ी विवाद भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो करंट का क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल का पद भार ग्रहण किया था। और जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई है। उसके बाद राज्यपाल के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे राज्य का संवैधानिक मुखिया अगर नाम दिया है तो वो राज्यपाल ही होता है। विधिवत अध्यक्ष नाम है तो वो भी राज्यपाल होता है। और राज्य का प्रमुख वो भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। अब राज्यपाल की स्थिति के बारे में कुछ कथन बताए गए हैं जो कि कई बार ऑप्शंस में देकर पूछ लिए जाते हैं कि इनके साथ मैच कीजिए। तो जो पहला कथन है वो KM मुंशी के द्वारा कहा गया था कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़कर भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। दूसरा कथन सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। ये कथन कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था कि पद नहीं, वेतन के आकर्षण के कारण कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना स्वीकार करता है। और डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के अनुसार राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार और राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए मात्र है। तो इसको एक बार आप थोड़ी सी निगाह में रखिए, जो कथन कहे गए हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में मैच करवा ली जाते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो। तो राज्यपाल मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर दिया गया था कि जो भाग 6 है उसमें 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो जो अनुच्छेद 153 है उसके बारे में राज्यों के राज्यपाल होने के बारे में संविधान में लिखा गया है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और इस अनुच्छेद की कोई भी बात दो से दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के नियुक्त होने पर प्रतिबंधित नहीं करती है, यानी कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये बात संशोधन किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। एक ही व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ थोड़ा सा शब्दों पर गौर कीजिए, क्योंकि 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी भारत में जितने स्टेट हैं उतनों का एक भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये हाइपोथेटिक लगती है, लेकिन ये संविधान में लिखा गया है 7वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1956 के द्वारा कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये बात आपको पता ही है, सबको पता होती है। अब अनुच्छेद 154 के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द काफ़ी गौर करने वाला है, जो साइड में आपको बॉक्स बना के समझाया गया है कि अधीनस्थ से तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद या फिर नौकरशाही। तो अधीनस्थ के अंदर या तो मंत्रिपरिषद से करेगा या फिर नौकरशाही से। जो मुख्यमंत्री राज्यपाल होता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है, आपको पता ही है ये। लेकिन कई बार आपातकाल की स्थिति में राज्यपाल वो नौकरशाही की सहयोग से भी अपना कार्य करता है। जैसे राज्य में राज्य आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से राज्यपाल करता है, तो मुख्य सचिव है वो राज्यपाल के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 155 के बारे में पढ़ेंगे।
राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध के में है ये कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री। तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसका चयन है वो केंद्र सरकार करती है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, चयन केंद्र सरकार करती है लेकिन जो फाइनल नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है लेकिन केंद्र सरकार के अधीन नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि एक संवैधानिक पद है। ये बात संविधान में लिखी गई है, लेकिन आपको पता है काफ़ी बार विवाद उठते हैं राज्यपाल के पद के लिए। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रण अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। इसके अलावा भी कुछ परंपराएं हैं जो हमारे देश में अपनाई जाती हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो बॉक्स में आपको देखकर बताई गई है कि मुख्यमंत्री की सलाह या परामर्श से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। यानी जिस भी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाना है तो मुख्यमंत्री उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा किस व्यक्ति को नामित किया जा रहा है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह मूल निवासी है। यानी कि जिस राज्य का व्यक्ति है जिसको राज्यपाल बनाया जा रहा है उसको उस राज्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में आपके सामने उदाहरण है कि जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमान हरिभाऊ किशनराव बागड़े, वो महाराष्ट्र से आते हैं लेकिन राजस्थान के राज्यपाल हैं। यानी वो महाराष्ट्र में नियुक्त नहीं किए गए, राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं। इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। कुछ नोट लगाकर बताया गया है कि जो यह पद है राज्यपाल का, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से भी प्रेरित है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई। यानी जो पद का उल्लेख है वो किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 में, लेकिन जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वो ली है कनाडा से। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है, आपको इसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 156 के बारे में। इसमें राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया कि राज्यपाल की कितनी पदावधि रहेगी। 156(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 156(2) में कि त्यागपत्र स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। यानी जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 156(3) में बताया गया इसका कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तब तक राज्यपाल के पद पर बना रहता है। यानी जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितना रहता है? 5 साल। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पर कि जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं होता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, चाहे 5 साल से कुछ दिन ऊपर ही क्यों ना हो जाए। यदि राज्यपाल का पद अचानक से रिक्त हो जाए, या रिक्त कैसे हो सकता है? या तो मृत्यु हो जाए, या वो अपना त्यागपत्र दे दे, या स्वास्थ्य के कारण, या उसको हटा दिया जाए, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक नियुक्त किया जाता है। यानी कि अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र या उसको हटा दिया जाता है, तो उसकी जगह जो कार्यवाहक नियुक्त किया जाएगा वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और उसी राज्य का होगा। यानी जिस राज्य का हाईकोर्ट है उसी का जो चीफ जस्टिस है उसी को नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित कर सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्य कुछ पढ़ लेते हैं। इस साइड में आपको देख रहे हैं कि हरियाणा के राज्यपाल श्री BN चक्रवर्ती के बाद उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होने के कारण 3 वर्ष तक प्रतिदिन वेतन के आधार पर पद पर बने रहे। यानी कि ये बात पहले भी कही गई थी कि राज्यपाल अपना कार्य जो उसकी पदावधि होती है वो 5 साल होती है, लेकिन अगर उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा दिन तक भी राज्यपाल रह सकता है। ऐसा हरियाणा में हुआ है। BN चक्रवर्ती जो वहाँ के राज्यपाल थे उनको 3 साल तक अतिरिक्त कार्यभार मिला था प्रतिदिन के वेतन के अनुसार। और राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को 1981 में राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रघुकुल तिलक है वो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिनको राष्ट्रपति ने 1981 में बर्खास्त कर दिया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 157 के बारे में, जिसमें राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कुछ अर्हताएं दी गई है। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात नहीं है कि यहाँ पर केवल 2 ही योग्यताएं या अर्हताएं बताई गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ये ऑप्शन में कई बार आपको उलझाने के लिए कह देंगे कि वो दिवालिया हो, पागलपन नहीं हो, या उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण नहीं हो। तो इसमें आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बस 2 ही ऑप्शन। ये उसकी अर्हताएं हैं जो कि 157 में अनुच्छेद 157 में बताई गई हैं। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। ये वो शर्तें हैं, इसी से हम कंफ्यूज होते हैं। तो शर्तें क्या दी गई हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। अर्हताएं और शर्तों में फ़र्क है दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसको। शर्तें दी गई हैं वो 158 में दी गई हैं, और जो अर्हताएं दी गई हैं वो 157 में दी गई हैं। 157 में जो बातें कही गई हैं, 2 योग्यता चाहिए, भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं, 1 मिनट। हाँ, 158 में दिया गया कि संसद या विधानसभा का सदस्य न हो। जो शर्तें हैं वो ये कि कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए,
और ऐसा व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस तारीख से उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल को कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा और उसको उपलब्धियां, भत्ते, विशेष अधिकार जो भी संसद अपनी विधि से तय करेगी वो मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो राज्य सरकार है वो तय नहीं करती, वहाँ कौन करता है? संसद करती है, यानी केंद्र सरकार। यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन एवं कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन और उसके क्या कार्य होंगे वो राष्ट्रपति ही तय करेगा। और राज्यपाल की पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन या कटौती नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उसका वेतन या उसकी कुछ कटौती कर दी जाए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा राज्यपाल का वेतन और राज्यपाल की पेंशन के बारे में। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जो यानी कि जो राज्यपाल का वेतन है वो कौन सी निधि से मिलता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो राज्यपाल का वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यानी राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड होती है उससे दिया जाता है। केंद्र सरकार ये प्रोवाइड नहीं करती। और वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो 3,50,000 रुपये प्रति माह है। लेकिन राज्यपाल की सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उसकी पेंशन है वो केंद्र की संचित निधि से भारित होती है। यानी कि जब तक राज्यपाल है तो उसका जो वेतन है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा राज्य की संचित निधि से। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो उसकी पेंशन बनती है वो कहाँ से आएगी? केंद्र की संचित निधि से। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि जो निधियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। यदि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं। यानी कोई एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया तो उसका वेतन है वो दोनों राज्यों किस प्रकार देंगे ये राष्ट्रपति तय करेगा। अब अनुच्छेद 159 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। जो राज्यपाल है उनको शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उन जो राज्य में उस हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, उसे अधिपत्र कहते हैं। और इस अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। शपथ के टाइम जो अधिपत्र होता है वो मुख्य सचिव पढ़ता है। और शपथ दिलवाता कौन है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो राज्यपाल की शपथ है उसका उल्लेख अनुच्छेद 159 में दिया गया है। अनुसूची 3 में इसका उल्लेख नहीं है। आपको ये क्वेश्चन कई बार आएगा कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159 अनुसूची 3 में, तो अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद 159 में दिया गया है। अब राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल की काफ़ी शक्तियां होती हैं। जो पहली शक्ति होती है वो कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्ति और चौथी वित्तीय शक्ति, पांचवी विवेकाधीन शक्तियां और छठी होती है उसकी कुछ जिम्मेदारियां। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अंदर पहली पढ़ते हैं कि राज्यपाल राज्य के जो समस्त कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं और राज्यपाल इस संबंध में नियम भी बना सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि राज्य में आपातकाल लागू किया जाए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ये अनुच्छेद 164 में दिया गया। आपको इस अनुच्छेद को अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी राज्य में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद ये चर्चा में रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं अनुच्छेद 243 के तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 243 में ये दिया गया है। और राज्य के जो लोकायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। इसके अलावा भी काफ़ी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। राज्य महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। और सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के उप कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो इस प्रकार ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। राज्यपाल काफ़ी व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो आपको याद रखना है कि मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, महाधिवक्ता, उप कुलपति, वित्त आयोग, निर्वाचन आयुक्त और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही कही जाएगी। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो किसके नाम से माने जाएंगे? राज्यपाल के नाम से, क्योंकि सारी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 167। यहाँ पर बॉक्स बना के जानकारी दी गई है आपको कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट मानना। आप मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। क्या क्या हैं कि मुख्यमंत्री समय समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराएगा। सरकार की गतिविधियां उनके बारे में अवगत कराएगा और प्रशासनिक गतिविधियां उनके बारे में भी अगर राज्यपाल सूचना प्राप्त करना चाहे तो मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है
तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। यानी भी कोई भी सब्जेक्ट है उस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय कर लिया, लेकिन जो मंत्री परिषद होती है उसने निर्णय नहीं किया है, तो राज्यपाल चाहे तो उसको मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 217 के बारे में। आपको ये बीच से कहाँ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श लिया जाता है। आपने हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 217 के बारे में, तो वहाँ भी जो राष्ट्रपति अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो उसमें उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। और अनुच्छेद 233 राज्यपाल राज्य का उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसको कि जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति वो कौन करता है, वो करता है राज्यपाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है उच्च न्यायालय के साथ विचार करके, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है, जिला न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, ना सेंटर के जो चीफ जस्टिस सेंटर के हाई कोर्ट हैं या राज्य के हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उनके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कौन करता है, राज्यपाल। अब ये कार्यपालिका शक्ति समाप्त हो गई है। अब पढ़ते हैं हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सत्र बुला सकते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं तथा विघटित भी कर सकते हैं। यानी कि एक वर्ष में विधानमंडल के 3 सत्र होते हैं, आपको पता ही है, पहला बजट सेशन, फिर मानसून सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। ये सारे सत्र कौन बुलाता है, ये बुलाता है राज्यपाल। यहाँ थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यपाल और जो सभापति या अध्यक्ष होता है विधानसभा का, उसके बारे में थोड़ा अंतर बताया गया है कि सत्र बुलाना या आहूत करना ये कार्य कौन करेगा, ये करेगा राज्यपाल। अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है इनके बीच में, और उनका अवसान भी कौन करेगा, यानी एक सत्र को खत्म करना ये भी कौन करेगा, राज्यपाल। और विधानसभा को भंग भी कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन जो सत्र चल रहा है उसका स्थगन करना है तो वो करेगा अध्यक्ष या सभापति द्वारा अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित किया जाता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हंगामा होने के कारण जो विधानसभा की कार्यवाही है वो अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई, इतने घंटे के लिए या 2 दिन के लिए रोक दी गई। वो सारा कार्य करता है सभापति या अध्यक्ष, यानी विधानसभा का अध्यक्ष। लेकिन कोई सत्र बुलाना हो, सत्र को आहूत करना हो, सत्र का अवसान करना हो या विघटन करना हो, वो सारे कार्यपाल कौन करेगा, राज्यपाल। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद 175 के बारे में। सदन या सदनों यानी विधानसभा या विधान परिषद में अभिभाषण और उनको संदेश देने का अधिकार भी है। यानी जो राज्यपाल है वो राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन या एक से अधिक दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन से सदस्यों का उपस्थित होना भी अपेक्षित कर सकता है। राज्यपाल है वो किसी भी सदन में अभिभाषण दे सकता है। और राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक साथ दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण दे सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी बिल पे विवाद हो जाता है तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है विधानसभा में या विधानमंडल में। सेंटर में ऐसा है कि किसी बिल पे विवाद हो जाता है तो वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर वोटिंग की जाती है, लेकिन राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन राज्यपाल अपना अभिभाषण देने के लिए दोनों सदनों को एक साथ बैठा सकता है। यहाँ बात में थोड़ा अंतर है, गौर करना इसको। अनुच्छेद 176 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 176 के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है वो कब कब होता है। तो नई विधानसभा का प्रथम सत्र हो या प्रत्येक विधानसभा का प्रथम सत्र यानी बजट सत्र होता है वो प्रथम सत्र होता है। इन दोनों स्थितियों में विधानसभा तथा विधान परिषद में राज्यपाल एक साथ दोनों सदनों को विशेष अभिभाषण दे सकता है। यानी कि या तो नई सरकार का गठन हो तो प्रथम सत्र, या फिर प्रत्येक साल जो बजट सेशन आता है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण सबसे पहले होता है। अनुच्छेद 175 में विधानसभा में मनोनयन के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत राज्यपाल विधान परिषद में, यहाँ विधानसभा की बात नहीं है, विधान परिषद है। आपको पता ही है कि एक राज्य में 2 सदन हो सकते हैं, एक तो विधानसभा हो सकता है और एक दूसरा विधान परिषद। राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में वहाँ पर विधान परिषद का उल्लेख है। तो वहाँ पर जो 1/6 सदस्य है उनका मनोनयन कौन करता है, वहाँ पर करता है राज्यपाल। और ये कौन कौन से क्षेत्र से करता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्षेत्र का आपको ध्यान रखना है कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन, ये सब्जेक्ट हैं। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन। तो ये सहकारी आंदोलन है, ये कई बार पूछा गया है। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। यहाँ पर 5 जो क्षेत्र हैं वहाँ से राज्यपाल सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 200 यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। विधेयकों पर अनुमति देना, ये राज्यपाल है जो विधेयकों पर अनुमति देता है, वो अनुच्छेद 200 के तहत देता है। विधेयक विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, तो राज्यपाल तय करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति भी दे सकता है
अनुमति को रोक सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारित या आरक्षित रख सकता है। यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत जब भी कोई विधानसभा से बिल पारित होता है उसके बाद साइन के लिए राष्ट्रपति के पास आता है, अगर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो वह उस पर सहमति कर दे, या उसको रोक दे, या उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारित कर ले। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे अगर कोई बिल है तो उन सब्जेक्ट्स के कारण कुछ बिल को राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। ये सारी बातें कही गई है अनुच्छेद 200 में। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 के बारे में। ये है अध्यादेश जारी करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी कि अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई जरूरी बिल बनाना हो तो राज्यपाल अध्यादेश के जारी कर सकता है, लेकिन वो अध्यादेश जारी कर सकता है केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ही। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में दी गई है। और किन किन विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर ही। उसके बाद विधानमंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति का स्थान रिक्त होने पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है। यानी कि अगर विधानसभा में सभापति का या अध्यक्ष का पद खाली है तो राज्यपाल किसी अन्य व्यक्ति को भी वहां पर नियुक्त कर सकता है। अब पढ़ते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। अनुच्छेद 161 काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। यानी राज्यपाल है वो किसी भी व्यक्ति की क्षमा दान की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में दिया गया है। किसी विधि के विरुद्ध अगर किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराएगा किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, या परिहार करने की या दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल की। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ कुछ डिफरेंस करके बताया गया है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना कि क्षमा क्या होती है। क्षमा यानी पार्डन, सिद्धांत प्रक्रिया की सजा को पूर्णतः माफ कर देना। सजा को पूर्णतः माफ करने का मतलब क्या है कि अपराधी को दोष मुक्त कर देना। अगर किसी को पार्डन कर दिया यानी क्षमा कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि इस व्यक्ति ने अब कोई अपराध नहीं किया, कि उसका सारा अपराध क्षमा हो गया। लघुकरण यानी कम्यूट, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है। कैसे? जैसे कठोर कारावास को क्या कर दिया, सामान्य कारावास में। एक होता है परिहार यानी रेमिट, यानी सजा की अवधि को बदल दिया, यानी आजीवन कारावास को किसमें बदल दिया? 5 वर्ष के कारावास में। और विराम यानी रेस्पाइट, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा की प्रवृत्ति, इसमें लघुकरण भी कर सकता है और अवधि में भी चेंज कर सकता है, यानी परिहार दोनों कर सकता है। यानी गर्भवती महिला या वृद्धावस्था या बीमारी के कारण ऐसी परिस्थिति बन गई है कि उनकी सजा को परिवर्तित करना है, तो उसके लिए विराम शब्द यूज किया जाता है। और परिविलंबन, इसमें क्या होता है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है तो उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाएगा? टाल दिया जाएगा अगले समय के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फांसी को माफ़ कर दिया, इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए उस स्थिति को टाल दिया गया है, उस पर आगे कार्यवाही होगी। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, हमने कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ ली हैं और उसकी क्षमादान की शक्तियाँ पढ़ ली हैं। हम राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी न्यायिक शक्तियाँ भी हमने पढ़ ली हैं। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है, और पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। यानी जो बजट है वो पेश कौन करवाता है? राज्यपाल। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। धन विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना कि जो धन विधेयक हैं वो राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले राज्यपाल से अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही धन विधेयक विधानसभा में लाए जाते हैं। राज्यपाल की सहमति के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। और राज्यपाल आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। यानी आकस्मिक निधि है वो किसके अंडर रहती है? वो राज्यपाल के अंडर रहती है। राज्य की संचित निधि भी राज्यपाल के नियंत्रण में ही रहती है। और राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल ही करता है। और राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ज्ञापन सहित विधानसभा के समक्ष रखवाता है। यानी जो वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? जो राज्य है उसमें राज्यपाल करता है और सेंटर में राष्ट्रपति करता है। और हर साल जो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है उसको विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है? राज्यपाल ही रखवाता है। अब यहाँ राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं, तो अब पढ़ेंगे हम राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। ये बात कही गई अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ न्यायालय में प्रश्नगत या चुनौतीगत या वाद विवाद नहीं की जा सकती। यानी कि जो राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है उसे भी प्रश्नगत नहीं कर सकते। राज्यपाल को अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को भी, यानी कि मंत्रिपरिषद ने उसको क्या सहमति दी, क्या अनुमति दी, इसके बारे में भी चर्चा नहीं की जा सकती। जो स्वयं विवेकीय शक्तियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक जो संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है, एक तो वो संविधान प्रदत्त स्वयं विवेकीय शक्तियाँ, और एक जो परिस्थिति के कारण बन जाती हैं उनको बोलते हैं परिस्थितिजन्य स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो हम पढ़ेंगे आगे अब स्वयं विवेकीय शक्तियों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि संविधान में कौन कौन सी स्वयं विवेकीय शक्तियाँ दी गई हैं। तो संविधान प्रदत्त स्वयं विवेकीय शक्तियाँ,
जो असम है उसके संबंध में कुछ स्वयं की शक्ति दी गई है कि अनुसूची 6 में जो विषय हैं उनके बारे में असम सरकार और स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद के मध्य कानून के लीज से होने वाली आय के बंटवारे को लेकर विवाद हो तो राज्यपाल स्वयं से निर्णय ले सकता है। इन जो जनजाति होती है वहाँ पर जनजाति परिषद बनाई जाती है, उसके बीच में अगर कोई विवाद हो गया सरकार और जनजाति परिषद के बीच में तो उसका जो निर्णय है वो कौन करेगा, राज्यपाल स्वयं से कर सकता है कि जो उसकी लीज की आय है वो किसके पास रहेगी। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में 239 में राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ शासित प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दे तो उस संघ शासित प्रदेश के प्रशासनिक कार्य में स्वयं का उपयोग करेगा, न कि राज्य के मंत्रिपरिषद के सलाह से। ऐसा आप दिल्ली में देख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अनुच्छेद 200 के बारे में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विधानसभा से कोई भी बिल पारित होकर आता है तो वो वो राज्यपाल के साइन होने के बाद ही वो विधेयक बनता है। तो यहाँ पर बात कही है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रखना भी राज्यपाल की स्वयं शक्ति है। यानी कि अगर कोई बिल है तो आप पहले पढ़ा था आपने कि राज्यपाल अनुमति दे सकता है या उसको रोक सकता है या उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तो किस बिल को विचार के लिए रखेगा ये राज्यपाल की स्वयं शक्ति है और ये संविधान में उल्लेखित है। लेकिन इसका आधार है कि यदि विधेयक संघ की शक्तियों पर प्रभाव डाले या संविधान के उपबंधों के अनुसार ना और उच्च न्यायालय की शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डाले, यानी कोई ऐसा बिल पारित हुआ है विधानसभा में जो संघ की शक्तियों को प्रभावित कर रहा है या संविधान के उपबंधों के अनुसार सही नहीं है या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर कर रहा है, तो ऐसे बिल को राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 167 के बारे में। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी स्वयं शक्ति है। यानी मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो अनुच्छेद 167 है उसके अनुसार मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं, जो प्रशासन या तो सरकार से संबंधित सूचनाएं हैं वो राज्यपाल मांग सकता है तो उसको देना उसका कर्तव्य है। और किसी मंत्री ने किसी बात पर निर्णय कर लिया है और मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है तो उसके विचार के लिए भी मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। वो बात अनुच्छेद 167 में ही कही गई है और ये राज्यपाल की स्वयं शक्ति है कि वो मंत्रिपरिषद से सूचनाएं मांगे या ना मांगे, इसके बारे में भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अनुच्छेद 356 की बात कही गई है वो आप जानते हैं कि, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, एक मिनट। अनुच्छेद 356 है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि राज्यपाल को राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजने का स्वयं अधिकार है। ये जो अधिकार है वो राज्यपाल का स्वयं अधिकार है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देता है। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की विधायिका या कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में संबंधित राज्य का राज्यपाल कार्य करता है। यानी अगर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग गया है तो सारी कार्यपालिका और विधायिका की जो सारी शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाती हैं और राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में सारा कार्य करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको टेबल बना के थोड़ा बताया गया कि यहाँ की राज्यपाल उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, वर्ष कौन सा था और अवधि क्या थी और उसका कारण क्या था। जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1967 में लगा था। उसमें राज्यपाल थे संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 44 दिन की अवधि के लिए लगा था। इसका कारण था कि जो भी चुनाव के बाद विधानसभा गठन होना था उसमें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। दूसरा राष्ट्रपति शासन के टाइम राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और ये लगा था 1977 में। ये था 53 दिन का और ये कारण था कि सरकार को बर्खास्त कर दिया था। यानी कि सेंटर में है वो कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, उसकी जगह आ गई थी जनता दल की। उसने जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उनको बर्खास्त कर दिया था। तीसरा राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत और ये सन था 1980। ये 110 दिन के लिए लगा था। इसमें भी सरकार को बर्खास्त कर दिया था क्योंकि जो जनसंघ की सरकार थी वो हट गई थी और उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा से आई थी तो जनसंघ की सरकार थी वहां हटा दिया गया था। चौथे टाइम राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल थे एम चिन्नमा रेड्डी, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। सन था 1992। ये सबसे ज्यादा दिन के लिए लगा था, ये 354 दिन के लिए लगा था, यानी लगभग 1 साल के लगभग। और इसका कारण भी था सरकार को बर्खास्त, ये जो बाबरी मस्जिद का विवाद था उसके कारण सरकार को भंग कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया, 1967, 1977, 1980 और 1992 में। सबसे ज्यादा लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा था। उसमें एम चिन्नमा रेड्डी राज्यपाल थे और भैरव सिंह शेखावत कौन थे, मुख्यमंत्री। और सबसे छोटा काल का जो पहला था वो सबसे छोटे काल का था, वो 1967 में लगा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट लगा के आपको कुछ बातें बताई गई हैं कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के लागू करते समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे, ये मैंने आपको बताया था। और 38 में उसमें सरदार
हुकुम सिंह थे। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसमें राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे और जो हटा था उसमें कौन थे? रघुकुल तिलक। और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें राज्यपाल थे एम चिन्नमा रेड्डी, और जिसमें ये आपातकाल हटा था उसमें राज्यपाल थे बलीराम भगत। अब राष्ट्रपति की कुछ ये जो अपने पढ़ी थी स्वयं कह सकते हैं, ये राष्ट्रपति को संविधान से पढ़ थी। अब राष्ट्र कुछ परिस्थिति जन्य स्वयं कह सकते हैं अभी राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के पास होती है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। परिस्थिति जन्य में जो पहली है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि अगर अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल स्वयं की शक्ति का उपयोग करता है, या त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, तब किसी भी राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार विधानसभा में पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है या किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यानी कि अगर विधानसभा के चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो राज्यपाल किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, ये राज्यपाल की स्वयं की शक्ति है। ये काफ़ी विवादों में रहती है, महाराष्ट्र में आपको पता ही है ये काफ़ी विवाद में रहा था। शिवसेना और वो दूसरी शिवसेना टूट के 2 भागों में बट गई थी, उसके बाद जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में काफ़ी चर्चा में आया था, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मंत्रिपरिषद को भंग करना। मंत्रिपरिषद ऐसे समझौते, षड्यंत्र, राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो राष्ट्रपति के प्रभाव से राज्यपाल भंग कर सकता है। यानी मंत्रिपरिषद अगर देश के खिलाफ कार्य करे तो राज्यपाल व राष्ट्रपति के परामर्श से विधानसभा को भंग कर सकता है। या फिर दल बदल, पार्टी की आंतरिक कलह के कारण मंत्रिपरिषद विधानसभा में बहुमत खोने की संभावना हो तो राज्यपाल त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और या फिर सत्र बनाने के लिए उसको बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। और तीसरा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है, यानी उसको हटा सकता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। और आगे वाला है कि विधानसभा का सत्र बुलाना भी राज्यपाल की क्या है? स्वयं की शक्ति शामिल है। यहाँ पर कुछ नोट लगा के आपको बताया गया है कि यदि मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खोने के डर से सत्र न बुलाना चाहें तो राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत में या दल बदल की संभावना है तो विधानसभा का विघटन या भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर मंत्रिपरिषद को ये लगता है कि हम विधानसभा में अगर उनके पास विश्वास खोने का डर है और वो जानबूझकर कोई सत्र नहीं बुलाना चाहें तो राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा सत्र बुला सकते हैं, उनको विश्वास हासिल करने के लिए कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यपाल उस विधानसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की स्वयं की शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, क्योंकि राज्यपाल का पद है वो काफ़ी विवादों में रहता है। तो इसमें जो पहला निर्णय है वो है SR बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994 का निर्णय है। ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री थे SR बोम्मई उस मामले में आया था। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री SR बोम्मई के फोन टैपिंग मामले में संबंध होने के कारण तत्कालीन राज्यपाल ने उनको सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण मामला कहाँ चला गया था? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी राज्य की सरकार बहुमत का निर्णय राजभवन में न होकर विधानसभा में होना चाहिए तथा राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार की शक्ति का परीक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन था उसके कोर्ट ने यह कहा था कि राष्ट्रपति जो शासन है या सरकार को जो बर्खास्त किया आपने वो केवल राज्यपाल की राजभवन में नहीं होना चाहिए। सरकार चुनी हुई सरकार है तो उसका जो परीक्षण है वो विधानसभा में होना चाहिए कि उसके पास बहुमत है या नहीं है। तो ये निर्णय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। SR बोम्मई बनाम भारत सरकार मामला 1994 का है। जो दूसरा मामला आया था वो था रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार 2006 का मामला है ये। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, चाहे गठबंधन चुनाव से पहले ना हुआ हो या चुनाव के बाद हुआ हो, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि रामेश्वर बनाम भारत सरकार में ये सूचना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर विधानसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है लेकिन विधानसभा चुनाव होने के बाद किसी ने गठबंधन बना लिया और सरकार बनाने का दावा करे तो उसमें ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि बाद में गठबंधन किया या बाद में किया। गठबंधन को भी यहाँ पर मौका देना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नबाम रेबिया बनाम भारत सरकार, ये अभी ताज़ा मामला है 2016 का। तो 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सीमित है, तो इसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए। अपनी किसी भी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए, तो साथ ही निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। यह असम का मामला है कि वहाँ पर अनुच्छेद 356 है वो काफ़ी गलत प्रयोग किया गया था, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी थी कि कार्रवाई वो मनमानी तरीके से नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रपति के पास कोई मजबूत तर्क होना चाहिए कि इस आधार पर हमने सरकार को बर्खास्त किया है। और निर्णय है वो द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। राज्यपाल की जिम्मेदारियों में पहली जिम्मेदारी है कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। दूसरा है राज्यपाल राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की तो नियुक्ति करता है और खुद क्या होता है? कुलाधिपति। तीसरा है विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के अनुसार राज्यपाल की अन्य जिम्मेदारियां भी हैं। विधानसभा में जो विधेयक पारित करते हैं उसके अलावा भी राज्यपाल की जिम्मेदारियां, जैसे कि राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। एक दो बार पूछा गया तो याद रखना इसको, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल। राजस्थान पूर्व सैनिक लाभ फंड की प्रतिनिधि का अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल।
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष भी कौन है? राज्यपाल। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान ब्रांच का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक? राज्यपाल। ये जो आपके खेल और योगा जो है ना मेंस में, उसमें है ये कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल। और लास्ट में स्काउट एंड गाइड संघ का संरक्षक राजस्थान में राज्यपाल ही होता है। एक जो नया फंड है यहाँ पर कि राज्यपाल रिलीफ फंड होता है, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। इसको आप याद रखना कि राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना 1973 में की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? अकाल या अभावग्रस्त आपदा को याद है तो उसमें सहायता करना इसका कार्य है। खर्च राज्यपाल की आज्ञा और निर्देश के अनुसार किया जाता है। तो इसकी स्थापना याद रखना 1973 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी भूमिका के संबंध में कुछ सुझाव थे, कुछ आयोग गठित किए गए थे, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन आयोग से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला सुझाव है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इसका गठन 1966 में हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी थी। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और कालांतर में इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया भी थे। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी कुछ, जो कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का लंबा अनुभव हो। दूसरा, जो व्यक्ति दलीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठने की क्षमता रखता हो। तीसरा, राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होने चाहिए। ये सिफारिश की थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श एक स्वस्थ परंपरा इसे बनाए रखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आयोग था वो था सरकारी आयोग। सरकारी आयोग काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। इसकी गठन किया गया था 1983 में, केंद्र सरकार द्वारा गठित है ये। इसके अध्यक्ष थे RS सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। और इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंध है उसकी समीक्षा करना था। और उसके सदस्य याद रखना आप SR सेन और जस्टिस शिवरमन। तो एक बार पूछ लिया गया था कि जो सरकारी आयोग था उसके सदस्य कौन थे, तो जस्टिस SR सेन और शिवरमन। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें थी कुछ कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले अनौपचारिक रूप से मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए था। अनुच्छेद 155 में संविधान संशोधन किया जाना चाहिए। राज्यपाल प्रशासनिक शाख वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल कार्यमुक्त होने पर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद को छोड़कर दूसरे पदों पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। यानी केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए उसको योग्य होना चाहिए और कोई पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प शेष ना रहा हो। पहले राज्य को चेतावनी देकर परिस्थितियों का कारण जानना चाहिए। यानी इसने काफी इंपॉर्टेंट सुझाव दिए थे कि जो सक्रिय राजनीति के नहीं है उसको ही राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। राज्यपाल है उसमें अनुच्छेद 155 में भी संशोधन करना चाहिए। मुख्यमंत्री से सलाह भी लेनी चाहिए। स्वस्थ परंपरा अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल लास्ट विकल्प के रूप में करना चाहिए, ना कि जब मन मर्जी है तभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आयोग है वो है पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 2007 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट 2010 में आई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करना था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन पुंछी और इसके सदस्य धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, NR माधव मेनन और विजय शंकर। तो हो सकता है दोस्तों इसके भी सदस्यों के नाम पूछ लिया जाए क्योंकि अध्यक्ष का नाम तो लगभग को पता ही होता है, मदन मोहन पुंछी। तो इसके सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, NR माधव मेनन और विजय शंकर। पुंछी आयोग ने दोस्तों 73 सिफारिशें की थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो केंद्र राज्य संबंध पे दी थी, स्थानीय स्वशासन पे दी थी, वित्तीय संबंधों पर, योजना पर, विकेंद्रीकृत प्रशासन पर और आंतरिक सुरक्षा पर और प्राणीय संरक्षण मुद्दों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद एक राज्य में गठित की गई थी समिति, उसका नाम था राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सजेशन पूछ लिए जाते हैं कई बार। इसका गठन 1970 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे PV राजमन्नार और इसका गठन तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया था। इसकी कुछ सिफारिशें थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्यतः राज्य सरकार के परामर्श से करना चाहिए। यानी अनिवार्यतः कहा था यहाँ राज्य सरकार के परामर्श होना ही चाहिए। दूसरा था कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे कि राज्य एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे निर्णय ले। यानी कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का निर्देश होना चाहिए कि अगर एक जैसी परिस्थिति अलग राज्यों में है तो एक जैसे निर्णय होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इसकी सिफारिशें भी काफी इंपॉर्टेंट थी। अब दोस्तों थोड़ा सा हम अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 123 में तो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति जारी करता है और अनुच्छेद 213 में आपको पता है अनुच्छेद राज्यपाल जारी करता है। तो अध्यादेश में जो अंतर है वो पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 123 के बारे में तो है कि सदन के दोनों सदन या कोई भी एक सदन सत्र में नहीं होता अध्यादेश जारी किया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए होता है। दूसरा है अनुच्छेद 213 जो कि विधानमंडल के दोनों सदन अगर नहीं हो तो यहाँ पर विधानसभा हेतु अध्यादेश जारी किया जाता है। सामान्यतः अध्यादेश का बल वही होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यानी जो संसद अधिनियम पारित करता है जिसका जो शक्ति होती है वही किसकी होती है? अध्यादेश की होती है। और यही बात कहाँ होती है? अध्यादेश विधानमंडल के अधिनियम की होती है। तीसरा है कि राष्ट्रपति संघ तथा समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नोट लगाने वाली बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन में
राज्यपाल राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राज्य सूची पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चौथा है कि संसद के दोनों सदन सत्र में आने पर अध्यादेश उनके समक्ष रखा जाएगा और यही विधानमंडल में होगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा अगर इसे सदन ने स्वीकृति नहीं दी है। यानी कि विधान जो सत्र है संसद का चालू हो गया तो उसके अगर 6 सप्ताह तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, या तो ना तो इसको रिजेक्ट किया जाता है ना इसको पास किया जाता है, तो ये अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। और यही अध्यादेश की जो है विधानसभा में होता है, अगर 6 सप्ताह तक उसको पारित नहीं किया तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, स्वीकृत नहीं होगा, यानी अस्वीकृत हो जाएगा। अध्यादेश 6 सप्ताह के पहले भी खत्म कर सकते हैं यदि सदन के दोनों सदनों ने स्वीकृत न करने का संकल्प पारित कर दिया। यानी संकल्प पारित कर दिया है विधानसभा सत्र का पहला ही दिन, मान लो इसको रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाता है, यानी 6 सप्ताह से पहले भी इसको कर सकते हैं। और यही बात विधानमंडल के लिए कही गई है। अब यहाँ पर मेंस के लिए एक छोटा सा आपको मैं दिया गया है कि अध्यादेश और विधि में क्या अंतर होता है। तो तकनीकी रूप से अध्यादेश और विधि एक दूसरे के पर्याय हैं, किंतु लोकतांत्रिक रूप से ये समान नहीं है, क्योंकि विधि निर्माण में एक व्यापक चर्चा होती है विधानसभा में या संसद में, उसके गुण दोषों को उजागर किया जाता है, सुधार या संशोधन की भी संभावना बनी रहती है तथा सभी जनप्रतिनिधियों को मत देने का इसमें अधिकार होता है। अर्थात अध्यादेश अस्थायी व्यवस्था है, अध्यादेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह पूर्णतः विधि का पर्याय नहीं रह सकती। दूसरा है कि विगत वर्षों में अध्यादेश का दुरुपयोग देखा गया है। सरकार जिन विधेयकों को पारित नहीं करवा पाती उन्हें सत्र समाप्त होने के बाद क्या कर देती है, अध्यादेश से पारित कर देती है। यानी कि एक नई परंपरा सी मान लीजिए, आपकी किसी सदन में सरकार का विधेयक पारित नहीं होता है तो सरकार दूसरा उपाय लगाती है, कुछ अध्यादेश में जारी कर देती है, उसको बार बार लागू करती है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि कोई भी अधिनियम बनना चाहिए वो तो संसद से बनना चाहिए, वहाँ पर वाद विवाद होना चाहिए। इसी संबंध में 1987 में वाद व बनाम बिहार राज्य में न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश को पुनः बार बार जारी करना क्या है, असंवैधानिक है। यानी कि अगर कोई सरकार बिल पारित नहीं करवा रखी है और बार बार अध्यादेश जारी करके नियम बना रही है तो वो क्या है, असंवैधानिक। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कौन सा केस था ये, वाद बनाम बिहार राज्य। अध्यादेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन भी किया जा सकता है, परंतु न्यायालय यह नहीं देखती कि अध्यादेश जारी करने में सरकार की शक्तियों का उल्लंघन किया गया है या संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल तो नहीं है। यानी कि अध्यादेश है उसका क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अध्यादेश एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसे आकस्मिक परिस्थितियों में जारी करना चाहिए, लेकिन सरकारें बार बार जारी करके संवैधानिक मूल्यों का क्या कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं। तो ये मेंस में लिखने के लिए काफी काम आएगा कि अध्यादेश और विधि में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में थोड़ा अंतर है, वो हम पढ़ लेते हैं। पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि अनुच्छेद 161 में जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां उसमें क्या अंतर है, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध को सिद्ध ठहराए हुए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध किसी अपराध को अगर दंड दिया गया तो उसको क्षमा कर सकता है। यानी जो केंद्र की विधि है उसमें किसी को अगर दंड दे दिया गया तो उसको राष्ट्रपति, और राज्य की विधि में अगर किसी को दंड दे दिया तो वो कौन माफ करेगा, राज्यपाल। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि क्या राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं, केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को भी माफ कर सकता है। यानी अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो गया, यानी सेना से संबंधित किसी भी कोर्ट मार्शल हो गया तो भी राष्ट्रपति उसको माफी दे सकता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब हम पढ़ते हैं जो वीटो पावर होती है राज्यपाल के पास है उसके बारे में। यार तो चलिए दोस्तों, हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो वीटो शक्तियों में अंतर है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्तियों के आधार पर अंतर है कि राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 111 के तहत इसका प्रयोग करता है और राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत इसका प्रयोग करता है। सामान्यतः विधेयक जब संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं, और इसी प्रकार अगर विधेयक जब विधानमंडल के दोनों सदन पारित करके भेजते हैं तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास यहाँ पर 5 विकल्प होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। पहला विकल्प क्या है, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं तो विधेयक क्या बिल बन जाएगा। दूसरा है कि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम या बिल बन जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है कि अनुमति नहीं दे, इसको क्या बोलते हैं, आत्यांतिक वीटो। ये वीटो सिर्फ 2 परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या तो निजी बिल पारित हो या फिर पुरानी विधान परिषद बिल लाए और नई विधान परिषद का गठन हो जाए। ये 2 परिस्थितियों में लागू हो सकता है। और इधर राज्यपाल आत्यांतिक वीटो का प्रयोग भी 2 परिस्थितियों में कर सकता है, या तो निजी बिल पर अनुमति देने से मना कर दे या पुरानी मंत्रिपरिषद उसने कोई बिल पारित कर दिया और नई मंत्रिपरिषद आ गई हो। पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, केवल एक बार लौटा सकते हैं, निलंबनकारी या स्थगनकारी वीटो इसे कहते हैं। यानी जो राष्ट्रपति है वो किसी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, दोबारा पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, उनको स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसे निलंबनकारी या स्थगनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। इसी प्रकार अगर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल भी लौटा सकते हैं
केवल एक बार ही लौटा सकते हैं। इसे भी निलंबनकारी या स्थगनकारी वीटो कहते हैं। या फिर अगला ऑप्शन हो सकता है कि किसी बिल को पड़ा ही रहने दें, उसमें ना अनुमति दें ना उस पर असहमति दें, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉकेट वीटो, यानी समय सीमा अनंत काल हो गई, अपनी जेब में रख लिया, ना तो हाँ का और ना का। इसी प्रकार पड़ा रहने, राज्यपाल ही पड़ा रहने दे सकता है, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं, और राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब वो राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको एक बार हम कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जो अनुच्छेद 52 है संविधान का, उसमें भारत का राष्ट्रपति होगा, ये बात कही गई है। और इधर अनुच्छेद 153 है, उसमें कही गई राज्यों के लिए क्या होंगे? राज्यपाल। इधर अनुच्छेद कुल 53 में कही गई कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। इधर अनुच्छेद 154 में कही गई, यानी 1+ चल रहा है 100+1। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये हमने पढ़ के आए हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, निर्वाचन के बारे में कहा गया है। और इधर अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसमें कौन भाग लेगा। और अनुच्छेद 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है, और इधर अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताता है। इधर अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, यानी इसके बारे में बताता है। और इधर अनुच्छेद 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, जो मैंने आपको 2 ही अर्हताएं बताई थी ना, कि उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इधर अनुच्छेद 59 में बात कही गई राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, और इधर अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति शपथ लेगा वो अनुच्छेद 60 के तहत लेगा, और राज्यपाल शपथ लेगा वो अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की शपथ का उल्लेख उनके अनुच्छेदों में ही किया गया है। अनुसूची 3 में ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये अंतर काफी बार पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 3 में है या नहीं, तो इनका वर्णन है वो केवल अनुसूची 3 में नहीं है, अनुच्छेद 160 और 159 में है। 159 में राज्यपाल शपथ का जिक्र है, और 160 में राष्ट्रपति, कुल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र है। अब जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो हम बात करेंगे अब फैक्ट की। टेबल में यहाँ राज्यपाल है, यहाँ कार्यकाल और उसका विशेष विवरण क्या है। तो जो सबसे पहले थे वो राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह। वो 30 मार्च 1949 से लेकर 3 अक्टूबर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे, और एकमात्र राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह। तो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय थे, जो 30 मार्च 1949 को नियुक्त किए गए थे। इंडियन पोलो एसोसिएशन के भी क्या रहे थे? ये अध्यक्ष रहे हैं। आजादी के बाद देश को 4 हिस्सों में बांटा गया था। आपको पता ही है कि ब्रिटिश राज्य थे, रियासती राज्य थे, चीफ कमिश्नरी थी, और अंडमान निकोबार थे। चीफ कमिश्नरी में अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान रियासती राज्य और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अजमेर में मिलाकर बना। जो वर्तमान राजस्थान है उसका निर्माण कैसे किया? जो रियासती राज्य थे और साथ में चीफ कमिश्नरी थी अंग्रेजों की, यहाँ पर कौन सी थी? वो अजमेर। इनको मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में लागू हुआ था, तब से 1 नवंबर 1956 से लागू हुआ था। उसके बाद राज्यपाल के पद को, राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ पर राज्यपाल के पद को स्वीकृत किया गया था। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 25 अक्टूबर 1956 को श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से लेकर 1962 तक राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो सरदार गुरुमुख निहाल सबसे ज्यादा कार्यकाल, प्रथम राजस्थान के राज्यपाल और दिल्ली के क्या रहे? मुख्यमंत्री। उसके बाद राज्यपाल आए थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, ये 1962 से लेकर 1967 तक रहे। इन्हीं के काल में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 के समय लगा था। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और भारत चीन युद्ध के समय भी यही राजस्थान के राज्यपाल थे। यानी कि प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा था? मैंने पहले आपको बताया था, संपूर्णानंद। उसके बाद जो राज्यपाल आए वो थे सरदार हुकम सिंह, ये 1967 से लेकर 1970 तक रहे। राजस्थान के 2 बार राज्यपाल रहे हैं, तृतीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, और संविधान सभा अंतरिम संसद के भी क्या रही है? सदस्य है। उसके बाद न्यायमूर्ति जगत नारायण, ये प्रभार मिला था इनको। 1970 से लेकर 1970 तक रहे थे, 20 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। प्रथम न्यायाधीश थे जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने, और राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल यही हैं। इनका नाम है जगत नारायण, न्यायमूर्ति जगत नारायण। उसके बाद आए थे सरदार हुकुम सिंह, 1970 से लेकर 1972 तक रहे थे। राजस्थान में राज्यपाल के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल था, क्योंकि सरदार हुकुम सिंह पहले भी इससे पहले आ चुके हैं 4थे नंबर पर। उसके बाद सरदार जोगिंदर सिंह, जो कि 1972 से लेकर 1977 तक रहे थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि सरदार जोगिंदर सिंह वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना कि ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था वो थे सरदार जोगिंदर सिंह। उसके बाद न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी, इन्होंने कार्यभार लिया था, ये द्वितीय कार्यवाहक राज्यपाल थे। उससे पहले हुकुम सिंह थे,
द्वितीय राष्ट्रपति शासन इन्हीं के टाइम लगा था 1977 में। इससे पहले आपने पढ़ा था ना कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन वेदपाल त्यागी, उसमें राज्यपाल थे। उसके बाद थे रघुकुल तिलक 1977 से लेकर 1981 तक। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे दोस्तों। तो आरपीएससी के सदस्य रहे वो राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक। इन्हें बर्खास्त कर दिया था। तो ये प्रथम राज्यपाल हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। और तीसरा राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के राज्यपाल रहे थे। तो ये याद रखना कि तीसरे राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राज्यपाल कौन था? रघुकुल तिलक। पहले में कौन था बताइए दोस्तों? पहले में कौन था? संपूर्णानंद। दूसरे में वेदपाल त्यागी। तीसरे में रघुकुल तिलक। उसके बाद आए डॉक्टर के डी शर्मा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब एक ऐसे व्यक्ति थी जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, वो थे एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। तो ओपी मेहरा है, वो भी क्या रहे? राजस्थान के राज्यपाल रहे। तो एयर चीफ मार्शल थे ओपी मेहरा, यानी ये एयरफोर्स से थे, एयरफोर्स स्टाफ से रहे। ये HAL के अध्यक्ष भी रहे, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे, इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो पहले एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा राजस्थान के राज्यपाल थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट दोबारा आगे मैं बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जो न्यायमूर्ति जगत शरण वर्मा है, ये कार्यभार रहे थे, प्रभार मिला था इनको। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे जगदीश शरण वर्मा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मिलाप चंद जैन। ये प्रभार मिला था इनको 3 फरवरी 1990 से लेकर 13 फरवरी 1990 तक। ये राजस्थान मूल के निवासी थे, यानी जोधपुर के। तो राजस्थान मूल के प्रथम कौन थे? राज्यपाल मिलाप चंद जैन। कहाँ से थे? जोधपुर से। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी कहते कौन रहे हैं? मिलाप चंद जैन। और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तो काफी फैक्ट है इसमें, एक बार दोबारा से देख लीजिए आप। राजस्थान के मूल निवासी थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, और कार्यवाहक राज्यपाल में सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? मिलाप चंद जैन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर एम चिन्नम्मा रेड्डी, इन्हीं के समय राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में। और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले और राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगने वाले राज्यपाल कौन थे? वो थे एम चिन्नम्मा रेड्डी। उसके बाद सरदार दरबारा सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल थे, मात्र 23 दिन के लिए बने थे। तो सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल तो थे कौन? सरदार दरबारा सिंह। और मिलाप चंद जैन कौन थे भाई? वो थे सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यवाल राज्यपाल। और प्रथम बार राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन था जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? तो वो थे सरदार दरबारा सिंह। और ये पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिलाप चंद जैन। इनका भी पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। पद पर रहते पहला दरबारा सिंह, दूसरा मिलाप चंद जैन। उसके बाद मदन लाल खुराना रहे थे राजस्थान के राज्यपाल। ये दिल्ली के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। उन्होंने राज्यपाल पद से क्या दे दिया था? त्याग पत्र। बाद में रहते श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2004 से लेकर 2007 तक। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल 2004 में आपको पता नहीं होती। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और वैसे देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्होंने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। 2007 में देश की 12वीं राष्ट्रपति रही। तो ऐसी महिला जो देश की राष्ट्रपति भी रही, राजस्थान की राज्यपाल भी रही, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्र कुमार सिंह, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो 3 राज्यपाल आ गए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उसके बाद प्रतिभा राव, इनकी भी पद, ये अतिरिक्त भार वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी और हिमाचल प्रदेश से आने वाली थी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्रतिभा राव उसकी भी पद पर रहते हुए क्या हो गया था? देहांत। पद पर रहते हुए इनका भी देहांत हो गया था। तो 4 राज्यपाल ऐसे थे जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट दोस्तों कल्याण सिंह आते हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 2014 से 2019 तक। तो ये पिछले 52 वर्षों में इनके अलावा किसी भी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो ये प्रथम राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 52 वर्षों में। और ये उत्तर प्रदेश के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। तो कल्याण सिंह से रिलेटेड 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और पहले राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद श्रीमान कलराज मिश्र रहे थे 2019 से लेकर 3 जुलाई 2024 तक। ये भी हिमाचल के राज्यपाल थे पहले। इन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया गया। इनकी बुक है दोस्तों, एक तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एक हिंदुत्व एक जीवन शैली। तो ये पूछ सकते हैं कि ये बुक किसकी है? तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और हिंदुत्व एक जीवन शैली, ये है श्रीमान कलराज मिश्र की। और वर्तमान में जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो हरिभाऊ किशनराव वागड़े हैं। 31 जुलाई 2024 से वे वर्तमान तक राजस्थान के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, औरंगाबाद से। इनका उपनाम नाना कहते हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा में 5 बार विधायक भी रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए आप कि हरिभाऊ किशनराव वागड़े राजस्थान के क्या हैं? राज्यपाल हैं दोस्तों।
ये दोस्तों कुछ यहाँ पर पिक्टोरियल रूप में आपको दिखाया गया है, यानी कि चित्र के द्वारा आपको दिखाया गया है कि कुछ राजस्थान में प्रथम कौन कौन रहा था। तो सवाई मान सिंह द्वितीय प्रथम कौन थे? राज प्रमुख, ये थे सवाई मान सिंह, आप फोटो दे सकते हैं। प्रथम है एकमात्र राज प्रमुख। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। जो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे वो थे न्यायमूर्ति जगत नारायण, हमने पढ़ किया था, इनकी फोटो है। और इस प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह। और उसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल आपको हमने अभी अभी पढ़ा है, श्रीमान प्रतिभा पाटिल, इनकी फोटो है। पद पर रहते हुए देहांत होने वाले राज्यपाल कौन है? तो एक बार इनको यहाँ क्रम से देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर तो है दरबारा सिंह, ये इनकी फोटो है। दूसरे नंबर पर कौन थे? मिलाप चंद जैन, इनका भी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। तीसरा था श्री शैलेंद्र कुमार, इनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी। और चौथे थे श्रीमती प्रभा राव, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद सिंह, कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। इसके बाद थोड़ा सा इनका कार्यकाल देख लेते हैं दोस्तों। कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन आते हैं। न्यूनतम अधिकतम किसका था? तो अधिकतम कार्यकाल हमने सबसे पहला था कि जो सबसे पहले राज्यपाल थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह, इनका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा। सबसे न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह का रहा, जिनकी पद पर रहते मृत्यु भी हुई थी। और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे अधिकतम कार्यकाल मार्गरेट एल्वा का रहा। और सबसे कम कार्यवाहक के रूप में रहा था मिलाप चंद जैन का। दोस्तों ये आपको पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा ये याद भी वैसे होता नहीं है। हाँ, महिला राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो महिला राज्यपाल को आप याद रखना है कि राजस्थान की कौन कौन सी महिला राज्यपाल रही हैं। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल प्रथम थी, उसके बाद प्रभा राव और उसके बाद श्रीमती मार्गरेट एल्वा। तो 3 जो महिलाएं हैं वो राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव, तीसरी मार्गरेट एल्वा। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन है? मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल और श्री जोगिंदर सिंह। तो इन्होंने अपने पद पर रहते त्यागपत्र दिया था, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल और जोगिंदर सिंह। ये दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे थे, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। उनमें सरदार निहाल सिंह हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। संपूर्णानंद वो उत्तर प्रदेश के, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के थे। श्री मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। एम चिन्नम्मा रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। और सरदार दरबारा सिंह कहाँ के रहे थे? पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये राज्यपाल से संबंधित वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अगला पार्ट जल्दी लेके आने वाला हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।